जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS भाई गोपाल सम्राट पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी बेसिक पॉलिटी का सीरीज अपलोड कर रहे हैं। अभी तक बेसिक पॉलिटी का लगभग 3 सीरीज जो है वह अपलोड हो चुका है। जो लोग बेसिक पॉलिटी का अभी तक तीनों सीरीज नहीं देखे हैं उन लोगों से निवेदन है कि वह तीनों सीरीज देख ले, तब जाकर आपको आगामी जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको वह समझ में आएगा। कल के वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जिसका नाम था भारतीय शासन प्रणाली। भारतीय शासन प्रणाली में हमने आपको बताया कि भारतीय शासन प्रणाली 2 शासन प्रणाली का मिश्रण है, संघात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। हमने आपको बताया था कि संघात्मक शासन प्रणाली जो है उसका जन्म अमेरिका में हुआ है। उसकी कुछ विशेषताएं थी। तो भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली की कौन कौन सी विशेषता को अपनाया है, यह चीज मैंने पूर्व के वीडियो में अपलोड कर दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली एक अलग टॉपिक और संसदीय शासन प्रणाली एक अलग टॉपिक। तो संसदीय शासन प्रणाली तभी आपको समझ में आएगा जब संघात्मक शासन प्रणाली को आप पढ़ लिए हो। ऐसे संसदीय शासन प्रणाली आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली जब हमने आपको पढ़ाया था उस समय हम आपको बताए थे कि लगभग 8 विशेषताएं थी संघात्मक शासन प्रणाली। तो 8 के 8 विशेषता जो है वो भारत ने नहीं अपनाया, उसकी कुछ विशेषताओं को भारत ने अपनाया। कौन कौन सी विशेषता को अपनाया है हमने आपको बता दिया। चलिए आज हम लोग संसदीय शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली है क्या, कहाँ से उत्पत्ति हुई, भारत में कौन कौन सी विशेषता इसकी अपनाई गई है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल GS भाई गोपाल सम्राट पर। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट से हमें एक अनुभूति मिलती है कि हमें और क्या पढ़ाना है। यदि किसी स्टूडेंट्स को और भी चाहिए कि हाँ सर बेसिक में इस टॉपिक को आप एक वीडियो के माध्यम से हम लोग को प्रोवाइड कीजिए, तो उस तरीके से भी मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूँगा। लेकिन आप जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हमें खुद पता नहीं रहेगा कि आप चाहते क्या। ऐसे मैं खुद से जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो बेसिक के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे देखते रहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए, हम उसको समझाने का प्रयास करें। आइए देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है। देखिए, भारतीय शासन प्रणाली में हमने आपको संघात्मक शासन प्रणाली को पढ़ा दिया। भारतीय शासन प्रणाली में हमने आपको संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन कराया। यह संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में हमने आपको बताया कि इसका उदय अमेरिका में हुआ था। इसको जब इसकी जो विशेषताएं थी उसको भी हमने आपको बता दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का जो जन्म हुआ था अर्थात उदय हुआ था वह ब्रिटेन में हुआ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से यही आ जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली का उदय या जन्म कहाँ हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसकी कुछ विशेषताएं हैं। आइए उस विशेषता को हम लोग देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की पहली जो विशेषता है दोहरी कार्यपालिका है। जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पर, दोहरी कार्यपालिका। संघात्मक शासन प्रणाली में हम क्या बनाए थे, दोहरी सरकार, एक केंद्र की सरकार और दूसरा राज्य की सरकार। यहाँ संसदीय शासन प्रणाली की पहली जो विशेषता है वह है दोहरी कार्यपालिका। एक चीज और हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि आप नोट्स बुक रखिए लिखने के लिए, ताकि आप जो है उस चीज को लिख सके और बाद में समझ सके।
अगर समझ में नहीं आएगा आप दोबारा वीडियो देखकर आप समझ जाइए, लेकिन लिखते चलिएगा तो उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, दोहरी कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता है। आइए समझते हैं कि दोहरी कार्यपालिका क्या होता है। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होगा काल्पनिक। मतलब जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है वहां दोहरी कार्यपालिका वहां की क्या है, विशेषता है। पहली विशेषता दोहरी कार्यपालिका है। तो वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है, आइए बताते हैं। ब्रिटेन में राजा और रानी, राजा और रानी, तो राजा और रानी को यहाँ काल्पनिक माना जाता है। राजा को या रानी को क्या माना जाता है, काल्पनिक माना जाता है। ब्रिटेन में राजा और रानी को क्या माना गया है, काल्पनिक माना गया। और वास्तविक वहां के प्रधानमंत्री, पीएम या मंत्री परिषद को माना गया, मंत्री परिषद को माना गया। वास्तविक कहने का मतलब यह हुआ कि जब कभी भी किसी बिल को पारित करना होगा तो जब तक यहाँ वास्तविक जो कार्यपालिका है अर्थात पीएम और उनका जो मंत्री परिषद है उस पर यदि वो अनुमोदन नहीं करेंगे तब तक वह क्लियर नहीं होगा, तब तक कोई बिल पास नहीं होगा। और काल्पनिक मतलब राजा या रानी का अंतिम रूप से उन पर अनुमोदन अपना करना पड़ता है कि हाँ यह सही है या गलत है। हालांकि ये कर भी दे, करना तो इनको है, कहा कि ये काल्पनिक है, क्योंकि यह वास्तविक है तो ये जब कर दिए तो इनको करना ही होता है, ये बात है। तो अगर ये नहीं करना चाहते हैं, किसी बिल पर अपना अनुमोदन नहीं देना चाहते हैं, फिर भी वहां बिल क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, क्योंकि यह काल्पनिक है और वास्तविक इधर वहां के जो पीएम है या मंत्री परिषद है वह वहां का क्या है, वास्तविक है। तो कोई भी बिल यह जब पारित कर दिए तो इसका मतलब इनको उस पर अपना अंतिम रूप से अनुमोदन देना आवश्यक होता है। यदि ये नहीं भी देंगे तब पर भी वह क्या हो जाएगा, बिल पारित हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है दोहरी कार्यपालिका। मतलब जो देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है वहां पर दोहरी कार्यपालिका होगी, वास्तविक और काल्पनिक। अब यहाँ देखना है कि भारत में ऐसा है कि, क्योंकि हम भारतीय शासन प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो भारतीय शासन प्रणाली पढ़ रहे हैं तो भारत में दोहरी कार्यपालिका है या नहीं है वह देखिए। दोहरी कार्यपालिका में भारत जो है वो संसदीय शासन प्रणाली की इस विशेषता को, किस विशेषता को, दोहरी कार्यपालिका अपनाया। भारत ने दोहरी कार्यपालिका को क्या किया है, अपनाया। यहाँ पर वास्तविक यहाँ के पीएम और मंत्री परिषद होते हैं, लेकिन काल्पनिक जो होते हैं वह कौन होते हैं, राष्ट्रपति। काल्पनिक जो होंगे वह कौन होंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, काल्पनिक कार्यपालिका यहाँ कौन होंगे, राष्ट्रपति। यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है कि भारत में काल्पनिक कार्यपालिका कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, आपका आंसर हो जाएगा पीएम या उनका मंत्री परिषद। ठीक है, तो भारत में भी इस विशेषता को क्या किया गया है, अपनाया गया है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे या हम अन्य वीडियो जब हम आपको बनाएंगे राष्ट्रपति के ऊपर तब वहां हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति जो है वह मंत्री परिषद के बात को मानने के लिए बाध्य है। अब मान लीजिए कि जब राष्ट्रपति को मंत्री परिषद या पीएम के बात को मानने के लिए बाध्य कर ही दिया गया है तो पीएम कोई भी फैसला लेगा तो इनको मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। इसलिए राष्ट्रपति यहाँ पर क्या हुए, काल्पनिक हुए, और वास्तविक कौन हुए, मंत्री परिषद हुए। ध्यान दीजिएगा यह सब बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है। यदि आप 2-3 किताब का अध्ययन करते हैं तब इतना चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे यह कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं है, मतलब एक ही जगह पर लिखा हुआ नहीं है। विभिन्न तरह की किताब आप पढ़िएगा तब यह सब चीज आपको मिलेगा। तो 3-4 बुक पढ़ने से बेहतर है कि आप इस वीडियो को देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भारतीय शासन प्रणाली है। तो यहाँ आप समझ गए कि भारत में यदि पूछेगा कि दोहरी कार्यपालिका भारत में है या नहीं है तो है। वास्तविक कौन है, यहाँ के पीएम या मंत्री परिषद, और काल्पनिक कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्यों काल्पनिक है, क्योंकि इन्हें बाध्य कर दिया गया है किसका बात मानने के लिए, पीएम या मंत्री परिषद का बात मानने के लिए। हम आगे आपको बताएंगे जब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत और कैसे वास्तविक कैसे मतलब राष्ट्रपति को मंत्री परिषद का बात मानने के लिए बात किया गया। लेकिन यहाँ इतना ही पढ़िए। आगे है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता में कार्यपालिका तथा विधायिका में समन्वय। कार्यपालिका तथा विधायिका में समन्वय, आइए देखते हैं। जैसे हम आपको बताए थे सरकार,
सरकार के बारे में हमने आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग, सरकार के बारे में हमने आपको बताया कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, दूसरा में हम आपको बताए थे कार्यपालिका, और तीसरा में हम आपको बताए थे न्यायपालिका। न्यायपालिका यहां लिख रहा है कार्यपालिका तथा विधायिका में समन्वय। विधायिका का काम है विधि बनाना और कार्यपालिका का काम है लागू करना। ठीक है, विधायिका का काम क्या है? विधि बनाना, और कार्यपालिका का काम क्या है? लागू करना। अब बना यह रहा है, लागू यह कर रहा है। समन्वय का मतलब क्या होता है? सो पहले मान लीजिए कि हम ऑफलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और बच्चा पढ़ रहा है, तो कॉम्बिनेशन सही है इसलिए वो पढ़ रहा है। अगर समन्वय अगर नहीं रहेगा तो हम यहाँ पढ़ाएंगे और बच्चा आपस में क्या करेगा? लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। मतलब एक कॉम्बिनेशन नहीं होगा। हमसे जुड़ाव, मतलब व्यक्तियों के बीच में जब जुड़ाव कम हो जाता है एक दूसरे के बीच, तो वहां समन्वय नहीं रहता। जब व्यक्तियों के बीच में क्या रहता है? जुड़ाव रहता है, तो उसको हम समन्वय कहें। जैसे क्लास में क्या होता है कि बच्चा सब बैठा हुआ है, अपना पढ़ रहा है, एक दूसरे से जुड़ाव है, टीचर के प्रति जुड़ाव है, तो वो पढ़ रहा है। अगर जुड़ाव नहीं हो, जैसे ही खत्म होगा समन्वय नहीं रहेगा, कोई यहाँ पढ़ा रहा है, वो उधर क्या कर रहा है? हल्ला कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो उसको समन्वय नहीं कहें। समन्वय का मतलब होता है जुड़ाव। तो यहाँ लिखा हुआ है संसदीय शासन प्रणाली की अगली विशेषता कार्यपालिका तथा विधायिका में समन्वय। तो यहाँ आपका कार्यपालिका यह हुआ और यह जो विधायिका है वह यहाँ ये। ठीक है, तो विधायिका जो भी विषय वस्तु मतलब जो भी विषय वस्तु पर नियम कानून बनाएगा, कार्यपालिका उसको लागू करेगा। मान लीजिए कि दोनों में समन्वय है तब ना लागू करेगा। यदि मान लीजिए कि इसके बीच और इसके बीच समन्वय में नहीं रहेगा, मेल मिलाप नहीं रहेगा, तो यह बनाएगा, ये कहेगा हम नहीं लागू करेंगे, हम लागू करवे नहीं करेंगे, तो इसका मतलब समन्वय नहीं होगा। समन्वय का मतलब यह भी अपना काम करे और यह भी काम करे। इसी को कहा जाता है कार्यपालिका तथा विधायिका में समन्वय। ठीक है, यदि कोई चीज समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको दोबारा रिव्यू करेंगे। ठीक है, आगे जो है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। एक चीज और, यह विशेषता को भी भारत में अपनाया गया। कार्यपालिका तथा विधायिका में समन्वय जो है वह चीज को भी भारत ने अपनाया है। इसमें टिक मार लीजिएगा और एक साइड इसको लिख लीजिएगा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता को नहीं अपनाया है और कौन सी विशेषता को अपनाया है। क्योंकि हम फर्स्ट विशेषता बताए थे दोहरी कार्यपालिका, तो इसको भी भारत ने अपनाया है, इसको टिक कर लीजिएगा, और जो नहीं अपनाया है उसको क्रॉस कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोहरी कार्यपालिका को भारत ने अपनाया है, कार्यपालिका तथा विधायिका में जो समन्वय है उसको भी अपनाया है। आगे देखिए, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर क्या हो जाता है? विधायिका। अब यहां देखने की बात है, यदि क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ दे कि भारत में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, या किस शासन प्रणाली की विशेषता है, या कहां से लिया गया, तो किस शासन प्रणाली की विशेषता होगी? संसदीय शासन प्रणाली की। और कहां से अपनाया गया है? तो ब्रिटेन से अपनाया गया। डायरेक्ट दो टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ गया। एक क्वेश्चन पूछा कि भारत में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आपका आंसर होगा विधायिका। और दूसरा कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, या किस शासन प्रणाली की विशेषता है, तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। अब बताइए, यहां सरकार में हम विधायिका पढ़े हैं, कार्यपालिका पढ़े हैं और न्यायपालिका पढ़े हैं, 3 चीज पढ़े हैं। ये वीडियो उन्हीं लोग को समझ में आएगा जो पिछला वीडियो देखे हैं। हम बार बार इस चीज को बता रहे हैं, कहा कि सरकार के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी जो है पहला वीडियो में दे दिया। ठीक है, जब तक वो वीडियो आप नहीं देखिएगा विस्तृत रूप से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ लिख रहा है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। यह कार्यपालिका है आपका और यह है विधायिका। यह कार्यपालिका है, यह कार्यपालिका है और यह है विधायिका। कह रहा है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ठीक है, अब देखिए उत्तरदायी होना कहने का मतलब क्यों होना?
क्यों होना। यहाँ विधायिका में हम आपको बताए हैं कि भारत में जो विधायिका है उसका नाम है संसद, और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा से क्या जा रहा है, कार्यपालिका में लोग मंत्री बन के जा रहे हैं। हम आपको बताए थे कि कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है, अस्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी जो कार्यपालिका है उसमें तो मंत्री वगैरह रहे, राष्ट्रपति वो लोग रहेंगे, तो कहाँ से जा रहे हैं, विधायिका से ही जा रहे हैं ना। कहाँ जा रहे हैं, कार्यपालिका में। अब कहने का मतलब यह हुआ कि आपके कोई जो भी गार्जियन है घर में, आपको 500 रुपया दिए, बोले कि जाइए आप मार्केट करके। अब आप मार्केट करने जाइएगा तो हिसाब किसको दीजिएगा, जो आपको पैसा देगा उसी को दीजिएगा। तो चूंकि जो भी यहाँ मंत्री वगैरह बन रहे हैं वो किसके सदस्य बन रहे हैं, विधायिका के ही सदस्य बन रहे हैं। अब मान लीजिए कि जो जिस विभाग से मंत्री है उस विभाग में कोई गड़बड़ी होता है, मान लीजिए कि कोई शिक्षा विभाग में मंत्री और शिक्षा विभाग में कोई गड़बड़ी हो, तो यहाँ के लोग पूछेगा ना कि आप शिक्षा मंत्री हैं, इस तरह का घटना आपके शासन में कैसे हो। तो इसी को कहा गया है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। अब यहाँ क्वेश्चन यह बनता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली में इस विशेषता को अपनाया गया है कि नहीं, तो इसको भी अपनाया गया है, क्योंकि बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी क्यों होती है, हमने आपको बता दिया। आगे देखिए, आगे तो विशेषता है राजनीतिक गोपनीयता। राजनीतिक गोपनीयता, गोपनीयता का मतलब आप लोग जानते हैं, कोई भी बात को क्या रखना है, गुप्त रखना है। संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता है राजनीतिक गोपनीयता। गोपनीयता मतलब किसी बात को गुप्त रखना। अब देखिए, जैसे ब्रिटेन की संसद का नाम हम आपको बता चुके हैं। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट में 2 सदन है, लोकसभा और कॉमन सभा। अब वहां जो कोई भी बातचीत होता होगा, मतलब सदन के अंदर, जो उस देश के सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, तो उस बात को वहां के जो सदस्य हैं, मतलब लोकसभा के और कॉमन सभा के जो सदस्य हैं, उसको गुप्त रखते हो। इस विशेषता को, मतलब संसदीय शासन प्रणाली की इस विशेषता को भारत ने भी अपनाया। संसदीय शासन प्रणाली की इस विशेषता को भारत ने भी अपनाया। अब कैसे, क्योंकि भारत में लोकसभा और राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं और देश की सुरक्षा से संबंधित जो भी फैसला लिया जाता है, जो गुप्त रखा जाए, क्योंकि शपथ भी कोई लेता है, जब विधायक या सांसद बन जाता है तो लोग शपथ लेते हैं कि हाँ, यहाँ की जो कार्यवाही होगी, जो देश की सुरक्षा से संबंधित होगी, उसको हम गुप्त बनाए रखें। ठीक है, तो वहां संसद के अंदर जो भी बातें होती है जो देश की सुरक्षा से संबंधित हो, उस बात को लीक नहीं किया जाता है। मतलब बाहर किसी मीडिया वाला को या किसी अन्य देश के जो गुप्तचर है उनको पता ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी को बोला जाता है राजनीतिक गोपनीयता। मतलब संसद के अंदर जो भी बातचीत हो, जो देश की सुरक्षा अखंडता बनाए रखने से संबंधित हो, वह बात जो है वो बाहर के किसी व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। यह राजनीतिक गोपनीयता वाली। ठीक है, इस मतलब इस विशेषता को, यह विशेषता किसकी है, संसदीय शासन प्रणाली की। इस विशेषता को भी भारत ने क्या किया है, अपनाया। आगे देखिए, आगे है संसद की सर्वोच्चता। संसद की सर्वोच्चता, ध्यान दीजिएगा, जब हमने आपको पढ़ाया था संघात्मक शासन प्रणाली, तो संघात्मक शासन प्रणाली में हम आपको बताए थे कि वहां जो सर्वोच्च है वह न्यायपालिका है। संघात्मक शासन प्रणाली में सर्वोच्च कौन है, न्यायपालिका। और यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में कौन सर्वोच्च है, संसदीय शासन प्रणाली में कौन सर्वोच्च हो गया, संसद। आइए देखते हैं, जैसे हम आपको बताए थे कि सरकार के 3 अंग, हम आपको पहले वीडियो में ही हम आपको बता दिए थे कि जब तक बेसिक चलेगा सरकार पीछा नहीं छोड़ेगा, सरकार पीछा नहीं छोड़ेगा। बेसिक का ही नहीं, लगभग आप पूरा पॉलिटी में भी रहिएगा ना, जब लास्ट पॉलिटी का टॉपिक हम डालेंगे उसमें भी सरकार की चर्चा है। और सरकार क्या है इसके बारे में विस्तृत हमने आपको बता दिया है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हैं, अब आदत ही है ऐसा, हमको हंसाने नहीं आता है तो कैसे हंसाए, लेकिन सीखेंगे आप लोग के लिए कि कैसे हंसाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं सरकार। यहाँ संसद की सर्वोच्चता, यहाँ सरकार में कौन है, विधायिका है,
कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो यहाँ विधायिका जो है, विधायिका मतलब कहने का मतलब ब्रिटेन की जो विधायिका है उसका नाम है पार्लियामेंट, भारत की जो विधायिका है उसका नाम है संसद, है ना। तो संसद की सर्वोच्चता, कहने का मतलब ब्रिटेन में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च जो है वह कौन है, वहां का विधायिका है, मतलब संसद। और भारत में कौन सर्वोच्च है, हमने आपको बताया था कि भारत में जो सर्वोच्च है, भारत में न विधायिका सर्वोच्च है और ना ही न्यायपालिका। भारत में न संसद सर्वोच्च है और ना ही न्यायपालिका सर्वोच्च। भारत में कौन सर्वोच्च है, हमने आपको बताया था कि भारत में संविधान सर्वोच्च। भारत में कौन सर्वोच्च है, संविधान। और संविधान का गार्जियन जो है उसे कहा जाता है किसको, न्यायपालिका। अर्थात यदि पूछे क्वेश्चन कि भारत में सर्वोच्च कौन है, और ऑप्शन आपका रहेगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ऑप्शन डी में रहेगा नन ऑफ दिस, तो आप आंसर मार लीजिएगा न्यायपालिका। ठीक है। यदि क्वेश्चन रहे कि भारत में सर्वोच्च कौन है और ऑप्शन में रहेगा संसद, तो आप आंख मूंद कर वहां संसद को मारिएगा। अब सॉरी, वहां पर आपको मारना है संविधान, वहां पर मारना है संविधान। अब हमने आपको एक चीज और बता दिया कि संविधान का जो गार्जियन है वह न्यायपालिका को कहा गया। इसलिए न्यायपालिका, अगर ऑप्शन में संविधान न रहे तो आप न्यायपालिका को मार सकते हैं, और न्यायपालिका और संविधान दोनों रहे तो आप किसको मारिएगा, संविधान। लेकिन भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, इस चीज को दिमाग में बैठाए रहिए। ब्रिटेन में कौन सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है। अमेरिका में कौन सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। भारत में कौन सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च। ठीक है, चलिए आगे है एकल नागरिकता या एक हरी नागरिकता। जैसे संघात्मक शासन प्रणाली, जो लोग संघात्मक शासन प्रणाली नहीं पढ़े हैं वो पीछे की वीडियो में पढ़ लीजिए। ठीक है, सीरीज नंबर 4 पढ़िएगा। संघात्मक शासन प्रणाली की पूरी डिटेल्स है, पूरी व्यवस्था है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो संघात्मक शासन प्रणाली जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हम आपको बताए थे कि वहां दोहरी नागरिकता है। संघात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता है क्या, दोहरी नागरिकता। तो हम आपको बताए थे कि वहां दोहरी संविधान भी लागू है। कहां पर, अमेरिका में। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं। अमेरिका में दोहरी संविधान है, इसलिए वहां दोहरी नागरिकता है। तो वहां दोहरी नागरिकता है, कहने का मतलब यह हुआ कि वहां अमेरिका का किसी को नागरिकता प्राप्त है, तो अमेरिका को कोई राज्य है, अलास्का है मान लीजिए, तो उसको अलास्का का भी, कोई वाशिंगटन का है तो उसको वाशिंगटन का भी नागरिकता प्राप्त है और अमेरिका का भी नागरिकता प्राप्त। लेकिन एकल जो नागरिकता है वह संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता में आता है। एक हरी नागरिकता मतलब ब्रिटेन के जो भी व्यक्ति हैं उसको एक हरी नागरिकता ही मिलेगा। ब्रिटेन में जो राज्य है, राज्य की नागरिकता नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक हरी नागरिकता ही मिलेगी। इस विशेषता को भी भारत ने अपनाया। भारत में, चूंकि हम पहले ही आपको बता दिए थे कि भारत में एक हरी नागरिकता है। किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल की नागरिकता या झारखंड की नागरिकता या बिहार की नागरिकता, ऐसा कंसेप्ट यहाँ नहीं है। यहाँ क्या कंसेप्ट है, यहाँ कंसेप्ट है एक ही, भारतीय नागरिकता। यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक हरी नागरिकता या एकल नागरिकता का प्रावधान जो है भारत किस देश से अपनाया है, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से अपनाया है। एक हरी नागरिकता करने का मतलब सिर्फ देश की नागरिकता मिलेगी, आपको प्रांत या राज्य की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है अलिखित संविधान। संसदीय शासन प्रणाली की अगली विशेषता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान भारत ने नहीं अपनाया। अलिखित संविधान भारत ने नहीं अपनाया। हम आपको पूर्व की वीडियो में बताए हैं कि भारत में लिखित निर्मित संविधान है। लिखित और निर्मित का मतलब भी हम आपको बताया है पिछले वीडियो में। अलिखित संविधान कहने का मतलब ब्रिटेन का जो संविधान है ऐसा नहीं है कि पूरा अलिखित, कुछ संविधान के कुछ पार्ट को वहां लिखा गया है। वहां हमेशा संविधान में परिवर्तन होते रहता है, इसीलिए वहां के संविधान अलिखित है। मतलब कुछ विशेषता जो है उसको लिख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं लिखा गया, कुछ विशेषता को लिखा गया है। लेकिन होता क्या है कि जब कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी नियम कानून की जरूरत पड़ती है, तो वह नियम जो है वो क्या होता रहता है, उलटते रहता है, रिन्यूअल होते रहता है। इसलिए वहां का संविधान अलिखित संविधान। ठीक है, भारत में इस विशेषता को क्या नहीं किया गया, अपनाया नहीं गया है, क्योंकि भारत में लिखित संविधान। ठीक है, आगे देखिए। बहुमत प्राप्त दल का शासन। बहुमत प्राप्त दल का शासन।
देखिए, यह लास्ट विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली, बहुमत प्राप्त दल का शासन। कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोग जानते होंगे कि विभिन्न स्टेट में, मतलब भारत के विभिन्न प्रांत में, मतलब राज्य क्या है, सीट निर्धारित है विधानसभा का या विधान परिषद का। तो चुनाव तो होता है विधानसभा का, तो सबसे ज्यादा जो सीट चुनाव में जीतता है, मतलब निर्वाचन जिस पार्टी की, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट क्या कर लेता है, जीत लेता है, उसी की सरकार बनती है। उसी को कहा जाता है बहुमत प्राप्त दल। कहने का मतलब 3 दल है, 3 दल बिहार में कहीं चुनाव है, और जो दल का सबसे ज्यादा सीट आया, मतलब बहुमत आया, वही दल जो है वह सरकार स्थापित करेगा और वही क्या करेगा, शासन प्रशासन का कार्य करेगा। हमने आपको 2 चीज भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत 2 बातें बताई, संघात्मक शासन प्रणाली वाली बात और संसदीय शासन प्रणाली वाली बात। यह दोनों जो है वह पूरे पॉलिटी का बेस है। जो लोग दोनों वीडियो देख लेंगे उनको आगे की वीडियो बहुत आसानी से समझ में आए। नहीं देखेंगे पूरे पॉलिटी में दिक्कत होगा, आपको रटने का जरूरत फिर से आ जाएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा तो आपको उतना रटने की जरूरत नहीं होगी। आप एक बार बुक उठाइएगा और उसको पढ़िएगा, आपको स्वतः समझते हुए आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन नहीं देख रहे हैं, बेसिक बातें को समझ नहीं रहे हैं, कभी भी आपका कोई भी सब्जेक्ट ठीक नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ग्रुप की भांति आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार के टॉपिक के बारे में यदि जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट कर दें। अभी तो पॉलिटी का सेशन हम स्टार्ट किए हुए हैं, अब पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री भी डालेंगे और इकोनॉमिक्स भी डालेंगे, ज्योग्राफी भी डालेंगे। लेकिन अभी समय के अभाव के कारण हम अभी एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं। आप लोग चूँकि जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, तो थोड़ा बहुत समय का हमारे पास अभाव रहता है, इसलिए अभी हम एक ही वीडियो डाल रहे हैं। आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।